खबर हमें खुश आमदेद। मेरे साथ हैं आर हमीद पट्टी साहब, तैयार मलिक सबर, मैं हूं सईद काजी। नाज़रीन, मौलाना फजलुर रहमान क्या वाकई PDM से दिल बर्दाश्त हो चुके हैं? और जो खबरें आ रही हैं कि उन्होंने कुछ गिले भी किए हैं और ये भी कहा है कि जब फैसले आपने खुद करने हैं, बिलावल भुट्टो साहब ने या मोहतरमा मरीम नवाज साहब ने, तो फिर मैं इस्तीफ़ा क्यों ना दे दूँ? इसकी हर चंद के तरदीद की गई मामला क्या हैं ये देखेंगे। इसके साथ ही मरीम नवाज ने अपनी तोपों का रुख जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद साहब की तरफ कर दिया गया। मैंने जो आज बात की और लोगों से मुख्तलिफ जूरिस्ट से पूछा, एक इंतहाई आला एक रेपूटेशन के हामिल जज हैं और इनके फैसलों पर भी बात होगी। इसके साथ साथ हम देखेंगे पाकिस्तान माशी तरक्की में खिते में कहाँ खड़ा है, इस माशी तरक्की की क्या हकीकत है और ये माशी तरक्की क्या माशी वेलफेयर में भी तब्दील होती है या ऊपर ऊपर ही चली जाती है। और बसंत पर मुकम्मल पाबंदी बड़े अरसे से लगा दी गई है। कुछ लोग कहते हैं 100 अरब का बिज़नेस होता था, हमारा कल्चरल एक सिंबल और एक उस था, लेकिन उसको बर्बाद करके रख दिया गया। बट्टी साहब हमारे साथ थोड़ी देर तक ख्वाजा दाऊद सुलेमानी साहब भी होंगे जो बल्कि मौजूद है हमारे साथ, और जनाब अशरफ अंसारी साहब। ख्वाजा दाऊद सुलेमानी साहब बता दूँ कि जो है वो PTI के हैं बुनियादी तौर पर, मगर कल जब TV पे वो हुए तो उन्होंने कहा कि मेरे साथ 20 लोग हैं। और ख्वाजा सलमान दाऊदी साहब, तो मैं खाई साहब आपको वेलकम कहता हूँ, बहुत शुक्रिया आपने मुझे टाइम दिया। तो दाऊद साहब ये फरमाइए कि आपने ये क्लेम किया है कि 20 लोग आपके साथ हैं, इसकी और आपके क्या ग्रीवेंसेस हैं, आप क्यों नाराज़ हैं पार्टी से, तो और क्या कोई आ रही है इस तरह की नो ट्रस्ट जिसे आप सपोर्ट भी करेंगे? जनाब ख्वाजा साहब। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, बात यह है कि हम पार्टी से नाराज़ नहीं हैं, हम इमरान खान की पॉलिसी के साथ हैं। उस्मान खान की जो करप्शन और लॉ एंड आर्डर और महंगाई की पॉलिसी जो उसने पंजाब में चलाई हुई है, हम उसके ख़िलाफ़ हैं। बाकी हमारा 15 से 20 आदमी का सुपरमेसी ऑफ पार्लियामेंट का ग्रुप है, हम सब एक साथ हैं। ये नहीं है कि वो लोग मेरे साथ हैं भाईजान, हम सब एक साथ हैं। हम जो ही फैसला करते हैं अक्सरियत राय से फैसला करते हैं और जो हमारा फैसला होता है वो सबका एक ही होता है। यानी पार्टी तो आपने नहीं बदली, आप ये कह रहे हैं? यानी पार्टी बदलने का नहीं, पार्टी तो कोई इरादा भी नहीं है भाईजान। ये चूँकि उस्मान बुज़दार साहब के कुछ लोग हैं, कभी वो इमरान खान को जाके इतला देते हैं कि हम जो है ना ब्लैक मेल ग्रुप हैं। ब्लैक मेलर ग्रुप के किसे कहा जाता है? देखिए जी, अगर अपने हलके के लिए कोई फंड मांगना, लॉ एंड आर्डर की सिचुएशन को कंट्रोल करना, या जैसे इसने अपनी एक भारतीय को तहसील बना दिया जो 40 घर पे है, जबकि मेरे हलके में वहोवा एक जगह है जहां मैंने 97 में उनको सब तहसील बनाया था। तौसा शरीफ का इसने और हमने मिल के एक वादा किया था लोगों को। अच्छा दाऊद सलाम साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी भट्टी साहब, क्या हाल है भाई? ठीक हैं, अल्लाह का रज़ा। साहब आपकी माशाल्लाह बहुत बड़ी गद्दी है तौसा शरीफ की, और आपकी एक अपने ख़ानदान की अहमियत है पूरे मुल्क में। गुजारिश ये है, एक तो आपने फरमाया कि आप PTI नहीं छोड़े, आप उस्मान बुज़दार साहब से नाराज़ हैं करप्शन और दीगर वजूहात बैड गवर्नेंस की वजह से। क्या इस सूरत में अगर अपोजिशन मुस्लिम लीग नून मौजूदा हुकूमत के खिलाफ आप और अदम एतमाद लाती है, तो आप मुस्लिम लीग नून का साथ देंगे या इसी इमरान खान साहब की PTI के साथ रहेंगे? भाईजान, हम PTI की टिकट पे इलेक्ट हुए हैं, ये हम अपने साथ बेईमानी और पार्टी के साथ करेंगे, इस तरह तो हम बिल्कुल ही नहीं करेंगे। उससे बेहतर होगा कि हम इस्तीफ़ा दे के दोबारा इलेक्शन आज़ाद इलेक्ट हो जाए। मैं पहले 88 में आज़ाद बना था मेरे भाई, ठीक है ना जी। इस दफ़ा हम इमरान खान का जो विजन है उसके हम साथ हैं। उस बेचारे ने तो बड़ी कुर्बानियाँ दी, उसका तो एक ही नारा था कि करप्शन से पाक पाकिस्तान। करप्शन की बात आप करते हैं तो भाईजान, करप्शन हमारे तौसा में नहीं सिर्फ पूरे पंजाब में है। इनके भाइयों ने सरकारी जो हमारी ज़मीनें तौसा शरीफ के इर्द गिर्द थी उन पे नाजायज़ कॉलोनियों का नाम लगाकर बेच रहे हैं। एक मौज़ा है गुलकी, जहाँ 9000 कनाल है तकरीबन, जिसमें 3 कबीले 3-3 हज़ार के मालिक थे। उसमें एक कबीला नुतकानी है, दूसरा कैसरानी है, तीसरा बुज़दार है। 9000 कनाल पे इस वक्त उस्मान बुज़दार ने बतौर CM कब्जा किया हुआ है। अच्छा, जब ये CM नहीं होगा,
दाऊद साहब 9000 कनाल एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं आप, लेकिन आप इस GNN के प्लेटफॉर्म से इमरान खान साहब से क्या मुतालबा पहुँचाएंगे कि आप क्या चाहते हैं कि आपके मसाइल भी हल हो जाएं और आपकी जमात से वाबस्तगी रहे? भाईजान, हमारा तो पहला मुतालबा इमरान खान से ये है कि हमें बहुत जल्द टाइम दे, हमारी बातें सुने। उसके ऊपर कोई अपना जिन अफसरान को वो बेहतर समझते हैं उनकी एक कमेटी बना दें, आए हम उनको मौके पे ले जाएंगे। ये जो कहता है कि जी मैं डेवलपमेंट करा रहा हूँ, डेवलपमेंट के आके क्वालिटी तो चेक कर रहे हैं, क्वांटिटी तो चेक कर रहे हैं। हमारा मुतालबा ये है कि पंजाब को एक जैसा सलूक देना चाहिए। जनूबी पंजाब के ऊपर सारा दारोमदार है PTI का। ख्वाहिश साहब, आपने जनूबी पंजाब का कोई आदमी। ख्वाहिश साहब, मेरा आपसे सवाल ये है कि ये आपको ये क्या ज़रूरत पड़ गई कि आप अपने पार्टी लीडर से, जिससे आप मुतासर हैं, जिससे आपकी वफा भी है, आप टेलीविज़न से उनको बताना चाह रहे हैं उनका CM करप्ट है? क्या आप उनसे, इमरान खान से, एक MPA की हैसियत से, पार्टी की हैसियत से आपका कोई रब्ता नहीं है? वो किसी और दुनिया में रहते हैं? ये समझ नहीं आ रही कि आप बता ही नहीं पा सके खान साहब को ये करप्शन हो रही है। भाईजान, खान साहब हमारे पास 2 दफ़ा तशरीफ़ ले आए थे। वक्त की कमी से 2-3 आदमी को उन्होंने बात सुनी थी। उन्होंने कहा मैं आपको बाकायदा टाइम दूंगा इस्लामाबाद। जुल्फ़ी बुखारी साहब भी खान साहब के नुमाइंदे बन के हमारे पास आज से 2 महीने 3 महीने पहले की बात होगी, तशरीफ़ ले आए थे। उस पर भाईजान हम अभी तक जो कुछ नहीं हुआ, मैं ये समझता हूँ खान साहब को सही बातें जाके नहीं बता रहे ये लोग। CM एक पावर होती है। ये सारे पंजाब के लोग हमारे यहाँ आते हैं, उनका घर पंजाब में है, तो उनको अपने ज़ाती मफादात अजीज़ हैं, शायद पार्टी की वफादारी उनको अजीज़ नहीं है। अच्छा दाऊद सुलेमानी साहब, आगे सेनेट का इलेक्शन होता है, अगर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब रज़ाक दाऊद, हफीज़ शेख और जुल्फ़ी बुखारी साहब को टिकट देते हैं तो क्या आप उनको वोट देंगे? उस पर तो आपको इतराज़ भी है कि उस पर भी कोई आपका है कि आपका सेनेटर आना चाहिए इलाके से? भाईजान, बात यह है, हमारे 3 ऑप्शन है। एक तो यह इमरान खान में टाइम दे दे, उसके बाद ये है हम पूरा ग्रुप जो है ना अपना कैंडिडेट देंगे। वो क्या हम PTI के नहीं हैं, वो PTI का नहीं होगा। तीसरा ये है कि हम सारा ग्रुप बाइकाट में शायद चला जाए। चौथा ऑप्शन हमारा ये है कि हम सारे एहतजाजन इस्तीफ़े दे दें। मगर ख्वाहिश साहब, अगर आप बाइकआउट करते हैं, अगर मिसाल आप बाइकआउट करते हैं तो 16 से 20 लोग अगर पंजाब असेंबली से माइनस होते हैं तो कोई भी अदम एतमाद की कोई भी तहरीक चले वो तो ऑटोमेटिकली पास हो जाएगी। 20 नंबर जब बाइकआउट करेंगे तो ये तो इंडायरेक्टली क्या आप सपोर्ट तो नहीं कर रहे जरदारी साहब को, या जो एक खबरें आ रही है कि एक अंदर एक तहरीक चल रही है पंजाब हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की? भाईजान, बात यह है हम कभी मुनाफकत ना की है, ना कोई मुनाफकत में किसी का साथ देंगे। दूसरी बात यह है कि हम इस तरह की किसी तारीख में नहीं हिस्सा लेंगे। हमने इमरान खान को ज्वाइन किया था उसके करप्शन पाकिस्तान का। अब हमारा उनसे मुतालबा वही है कि पंजाब को करप्शन से पाक करो, नाअहल लोगों से पंजाब की जान छुड़वाओ, जो करप्ट ना हो, जो दयानतदार आदमी हो उसको पंजाब दें। पंजाब एक बहुत बड़ा सूबा है, पाकिस्तान के बराबर का ये सूबा है। इस जो CM साहब 2.5 साल से बने हुए हैं, हालत उनकी ये है कि वो आपके सामने आने से डरते हैं, बात भी नहीं करते। पीछे से उनको कुछ लोग कानून में कोई बात करते हैं तब वो बात करते हैं। इस तरह का CM पंजाब कैसे चलाएगा? पंजाब में PTI का बेड़ा गर्क हो रहा है। हमारा हक है इमरान खान को बताना। आगे PTI इमरान खान की है, हम सब की है। हाय साहब, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत कीमती वक्त हमें दिया, हमने आपकी बात लोगों तक भी पहुंचा दी और उम्मीद है हुकूमत तक भी पहुंचेगी और इसका कुछ ना कुछ हल ज़रूर निकलेगा। बड़ी साहब, अभी हमारे साथ अशरफ अंसारी साहब मौजूद हों भाई, तो वो थोड़ी देर तक हमें आएंगे। ये नून लीग से हैं और ये अपनी पार्टी से दिल बर्दाश्ता हैं। आजकल दिलों के हाल तो अल्लाह ही जानता है। मलिक साहब और भट्टी साहब, आपको क्या लगता है कि ये कहानी सामने वाली है या क्यों अंदर की क्यों कहानी भी है? देखें, बज़ाहिर ये दाऊद सुलेमानी साहब की गद्दी बहुत बड़ी है, तोसा की गद्दी मशहूर है, इवन के जो और गद्दियाँ भी हैं इनकी मुरीद है। मेरा ख्याल है इमरान, इन्होंने जो इल्ज़ामात लगाया हैं कि ख़ुसूसन एक तहसील में
अरबों रुपए की करप्शन के जो उस पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को पूरी कार्रवाई करनी चाहिए। यहाँ वज़ीर आला पंजाब खुद इनको बुला के पूछें। ये एक संगीन इल्ज़ाम है। जब आपकी जमात के लोग आप पर एलिगेशन लगाएं तो फिर उसकी तहकीक को भी उतना शफाफ होना चाहिए। अगर आपके जमात किसी भी जमात का लोग अगर उससे मुतमिन नहीं है तो फिर उसके खिलाफ अपोजिशन क्या इल्ज़ाम लगाएगी। मेरा ख्याल है ये वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब दोनों की फ़राइज़ में शामिल है कि फौरी तौर पर एक बड़ा आला सतही कमेटी बना दे। अच्छा भाई साहब, अब हमारे साथ हैं जनाब अशरफ अंसारी साहब, नून लीग के ये पंजाब से एमपी हैं। थैंक यू वेरी मच अशरफ अंसारी साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी मैं सुन पा रहा हूँ। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। हुजूर, आज ये फरमाइए कि ये आप भी कुछ नाराज़ हैं अपनी क़यादत से, तो उसकी क्या वजह है और आपका आइंदा का लाहे अमल क्या होगा? जी अंसारी साहब। सर इसमें गुजारिश ये है, हमारे मामला तो काफ़ी अर्सा पहले से चल रहे हैं। आपको पता है कि जब से हमारी क़यादत में जो बयानिया इनका था अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ जो इनका स्टांस था, तो हम उस बयानिए से इत्तफाक नहीं करते। तो हमारे इख्तलाफात तो बड़ी देर से चल रहे हैं और फिर क्योंकि हम तो मुहिब्बे वतन लोग हैं, हम तो पाकिस्तान। अच्छा अंसारी साहब ये फरमाइए, माफ़ी चाहता हूँ मैं दरमियान में जरा एक मिनट सवाल आ गया, आपके साथ आपके हम ख्याल कितने हैं पंजाब असम्बली में? सर बहुत सारे लोग हैं, अभी मैं तादाद बताने की पोजीशन में नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना कहूँगा कि बहुत सारे लोग हैं जो पाकिस्तान से प्यार करते हैं, अफवाज पाकिस्तान से प्यार करते हैं। वो शख्सियात से प्यार नहीं करते, ना मियां नवाज शरीफ से प्यार करते हैं, ना मरियम नवाज साहिबा को चाहते हैं। हम सिर्फ अफवाज पाकिस्तान को चाहते हैं और पाकिस्तान को चाहते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं मेरे साथी जिनकी अपनी रिजेंटमेंट हैं और हम सब ने फैसला किया है कि हम कोई भी बयानिया जो मुल्क के खिलाफ हो या अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ हो, ऐसे बयानिए के साथ। अच्छा अशरफ साहब, गुजारिश ये है कि जब आपने पार्टी से इख्तलाफ राय किया तो आप पर हमला भी किया गया, आपके घरों पे लोटे भी इस तरह किए गए। अब से कुछ दिन पहले 180H में मीटिंग हो रही थी तो राना तारिक साहब हैं, उन्होंने भी यही मौकफ था कि मैं पाक फौज के बयानिए के खिलाफ नहीं जाऊंगा, आपने रिजाइन लेना है तो ले ले। उस पर ख्वाजा साद रफीक भी बड़े गुस्से हुए। आप क्या समझते हैं इस वक्त मुस्लिम लीग नून में कितने लोग होंगे जो पाक फौज के, जो मरियम नवाज का बयानिया है, नवाज शरीफ का बयानिया फौज मुखालफ, बदलिया मुखालफ, कितने का आपके साथ लोग मिल सकते हैं नून लीग में से? भट्टी साहब इस सिलसिले में गुजारिश है कि दो चीजें हैं जी। एक तो ये है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर जितने लोग हैं वो सारे वफादार लोग हैं, मुल्क और कौम से प्यार करने वाले लोग हैं, वो सारे मुहिब्बे लोग हैं। तो वो तकरीबन सभी जो हैं वो मुल्क और कौम के साथ खड़े हैं, इदारों के साथ खड़े हैं। और दूसरी जो चीज़ है भट्टी साहब, जो मुस्लिम लीग है ये बुनियादी तौर पर कायदे आज़म की जमात है। तो कायदे आज़म की जमात होने की वजह से बहुत सारा मजहबी तबका जो है वो भी मुस्लिम लीग को जो है वो मजहबी जमात समझ के इनके साथ खड़ा था। जैसे मैं अपनी मिसाल देता हूँ जी, तो बहुत सारे ऐसे MPAs MNAs जिनका मजहबी बैकग्राउंड है वो किसी सूरत पर औरत की जो हुक्मरानी है, औरत की जो मुदाखलत है उसको पसंद नहीं करते जी। तो अगर मरियम साहिबा ने पार्टी के मामलात में इसी तरह मुदाखलत की, इसी तरह ये पार्टी के मामलात को अपने हाथ में लेती रही, तो मेरी तरह और भी बहुत सारे MPAs MNAs जो हैं वो इस वजह से पार्टी को बात कह देंगे। देखिए ये अशरफ साहब आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि मौलाना फजलुर रहमान ने मैं किसी दौर में कहा था कि औरत की हुक्मरानी जायज़ नहीं, तो आप कह रहे हैं कि आपका एक इस्लामिक घराना है माशाल्लाह। तो मरियम ने तो आज भी फौज पर बड़ी गोलाबारी की, साबिक जस्टिस शेख अजमत सईद पर भी गोलाबारी की, अदालों को निशाना बनाया। तो इसमें आप समझते हैं आपके साथ और आवाज़ भी मिल सकती है नून लीग से मरियम के बयानिए के खिलाफ? जी भट्टी साहब बिल्कुल, इसमें मेरी आवाज़ के साथ बहुत सारे MPAs MNAs ने आवाज़ मिलाई हुई है और मेरी तरफ वो बाकायदगी पे मीडिया पे आके इस बात का इजहार भी कर रहे हैं। और सब ने मिलकर मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज का जो बयानिया पाकिस्तान के खिलाफ था बिल्कुल उससे ऐलान ताल्लुकी किया है। और इसी वजह से इन्होंने, कुछ हमारे 5 MPA साहबान हैं, इसी जिम्मन में इन्होंने हमें पार्टी से बिला वजह जो है वो निकाल भी दिया है। तो हमें इसकी परवाह नहीं है। तो मुल्क और कौम के लिए भट्टी साहब सियासत करने वाले लोग हैं, ये टिकटे, ये चीज़ें आनी जानी चीज़ है, लेकिन मुल्क और कौम के साथ जो वफादारी है उस पर किसी सूरत भी कंप्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। तो बहुत सारे लोग हैं जो मेरे साथ हैं, जो
मरियम नवाज और मियां नवाज अंसारी साहब, मैं एक छोटा सा सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ। आपका हक है, आपका इजहार ख्याल से मेरी कोई लड़ाई नहीं। अगर आपको क़यादत से लड़ाई है या नून को आप पसंद नहीं करते तो आप नहीं समझते अखलाकी तौर पे आपको रिजाइन कर दे के आप लोग को दोबारा इलेक्शन लड़ लेना चाहिए? इस सिलसिले में ये है कि अगर तो ये पुरानी बातें अब हो चुकी हैं, बार बार होनी, दोबारा फिर मैं बयान कर देता हूँ कि मुझे पार्टी ने आखिरी वक्त में टिकट दिया था जी, जब इन्होंने सारे सर्वे करवा के देख लिए कि गुजरांवाला PP 57 जो है वहाँ पे अशरफ अंसारी के अलावा कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं है जो सीट निकालने की पोजीशन में है। लेकिन इसके बावजूद इनके जो टिकट होल्डर थे यहाँ गुजरांवाला में, MNA और MPA के, सारे मेरे मुखालिफ थे जी। तो जो जनरल इलेक्शन था 2018 का, उसमें मुस्लिम लीग नून ने मेरी मुखालफत की थी। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि 2018 का जो जनरल इलेक्शन था, मैं उस इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून और PTA दोनों को शिकस्त दे के आया हूँ। तो अगर तो मुस्लिम लीग नून मेरी हमायत करती तो मैं कहता कि इनका वोट था। तो अगर कहा जाए कि ये मियां नवाज शरीफ का वोट था, तो मैं जो ये बवांगे दोहल कहता हूँ, सरेआम कहता हूँ कि मियां नवाज शरीफ के कहने पे तो उन लोगों ने वोट नहीं मुझे दिया था जो मियां नवाज शरीफ के टिकट पे MNA का इलेक्शन लड़ रहे थे और मियां नवाज शरीफ के टिकट पे MPA का इलेक्शन। बहुत शुक्रिया अशरफ साहब। एक आखिरी सवाल में अगर अशरफ अंसारी साहब, अगर मरियम नवाज आपके पास गुजरान खुद तशरीफ ले आती हैं और आपसे अपने रवैये की माजरत करती हैं, तो क्या फिर दोबारा नून लीग के साथ देने पे तैयार हो जाएंगे इसी बयानिए के साथ जो फौज मुखालफ है? मैं किसी सूरत ही, क्योंकि मैं मरियम नवाज साहिबा जो है उनको तस्लीम ही नहीं करता, वो मेरे पास आए या ना आए मेरे लिए सब बराबर। मैं किसी सूरत इस फौज मुखालिफ बयान के साथ खड़ा होने के लिए तैयार नहीं हूँगा जी। मैं बहुत शुक्रिया अशरफ अंसारी साहब, आपने बड़ा हमें कीमती वक्त। बड़ी साहब, खिचड़ी तो बहुत सी पक रही है और आखिर में कहीं ऐसे ही ना हो कि पता चले कि संजय रानी साहब जीत गए हैं। नहीं, मैं गुजारिश करूँ, दोनों तरफ इख्तलाफात हैं, दोनों तरफ। आज मरियम नवाज साहिबा, वो जो नजायज़ कब्ज़े के सिलसिले में घर गिराया गया था मोहतरम सैफुल मुल्क साहब का, कि वो कहते हैं कि उनका जायज़ था, उधर भी वो जो बोली है ना, वो मुझे आज तनहा तनहा लगी हैं। ऐसा लग रहा है कि मरियम साहिबा की गुफ्तगू के बाद, दरअसल पहले उनके दावे थे कि हम रिज़ाइन दे देंगे, फिर उनके थे कि हम लॉन्ग मार्च करेंगे, सेनेट का बाइकाट करेंगे। पे दर पे उनके दावों की नाकामी के बाद मरियम साहिबा की आज की गुफ्तगू से मुझे अंदाज़ा लग रहा था कि वो इमरान खान की हुकूमत को गिराने में कामयाब होने की ख्वाहिश शायद दिल से भूल चुकी हैं। अब पार्टी भी अपनी गिरफ्त मजबूत करना चाह रही हैं, शहबाज की बजाय वो शहबाज शरीफ साहब की जगह लेना चाह रही है, जितनी आज गुफ्तगू बड़ी डिटेल से मैंने मोहतरमा की सुनी। बिल्कुल इसी तरह लगता है मुझे पार्टी पे ग्रिप जैसे मौलाना फजल रहमान की मजबूत होती जा रही है, तो इसी तरह भी उनकी भी मजबूत हो रही है। देखें, एक तो ये बात है, आप थ्रू आउट 2018 से देख लें तो बयानिया नवाज शरीफ और मरियम का अलग है और शहबाज साहब का अलग है। आज की मरियम की गुफ्तगू फिर शेख अजमत पर जिस तरह उन्होंने गोलोबारी की धमकियां दी कि ये ना हो कि मैं वो राज फाश कर दूं कि आपने हमारी, अरे अल्लाह करे कभी कब वो राज फाश होगा। कभी वीडियो की धमकी आती है, वो ना, अच्छा सॉरी जी, सर ब्रेक है, हम चाहेंगे वो राज हो, किस किस्म के राज हैं, कौम जानना चाहती है। इसकी जब वापस आएंगे तो देखेंगे मौलाना फजल रहमान के क्या गिले शिकवे हैं और ये टूट फूट का जो अमल, जो भट्टी साहब तितर बितर का जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया था वो क्या है। और ख़ास तौर पर जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद साहब एक बड़े डिग्निफाइड और बड़े इंटेग्रिटी वाले जज हैं, तो उन पर ये अटैक्स का क्या मकसद है। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। अच्छा भट्टी साहब, अब आते हैं मौलाना फजल रहमान साहब, उनका जो खबरें ये खद गर्दिश कर रही थी, जिसकी तरदीद भी आ गई है कि ये फैसले तो खुद किए जा रहे हैं, तो मैं फिर PDM का सरबराह कहाँ से हूँ। फिर कुछ लगता है दिल बर्दाश्त भी नज़र आते हैं और बड़े और उन्होंने ये कहा कि मैं रिज़ाइन कर दूँगा, फिर इसकी तरदीद भी उनकी तरफ से आई। तो आज बड़े, जैसे मैं फिर पहले भी इस्तेमाल करता हूँ, म्यूज़िक किस तरह कोमल सुरों में गुफ्तगू शुरू हो गई है। मरियम साहिबा ने अटैक तो किया आज, मगर मौलाना फजल रहमान नज़र, और कुछ हमला भी हम नहीं देखा जो नैब के दफ्तर पर हो जैसे क्लेम किया गया था। कैसा मैं गुजारिश करता हूँ, मौलाना फजल रहमान साहब इस वक्त बहुत ज़्यादा दिल बर्दाश्ता है और अमलन वो अपने करीबी साथियों को कहते हैं ये नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मुझे इस तरह इस्तेमाल किया जो दुश्मन ने भी मुझे कभी नहीं किया। इतना एक गुस्से में है। परसों रात उनसे उनके करीबी लोग मिले, उन्होंने कहा मौलाना साहब आप किस PDM के सदर हैं, इसके फैसले बिलावल और मरियम करती है। वो कहते हैं इसी बात का मुझे गुस्सा है कि मुझे अहमियत ही नहीं दी जाती, इसी वजह से
उन्होंने दोनों के पापा को शिकायत लगाई है। देखें, जब एक बुजुर्ग माशाल्लाह अल्लाह ताला उन्हें और लंबी ज़िंदगी सेहत दे, मौलाना साहब की 60+ होगी एज मेरे ख्याल में, ऑलमोस्ट 70 है, 70+ के एज के मौलाना फजलुर रहमान और छोटे छोटे बच्चों की अब्बू को शिकायत लगाया पापा को। देखे ना नवाज भाई, आपके बेटी ने ना मेरे साथ बड़ी बदतमीजी की है, मेरी बात ही नहीं सुनती, मैं इतना बुजुर्ग हो गया, मेरे तो मोहल्ले में भी लोग इज्जत करते हैं। जरदारी को भी उन्होंने कहा, देख तुम्हारा बच्चा आया पढ़ के, उसकी उर्दू तो सही नहीं आती लेकिन बड़ों की इज्जत तो सही करे। फैसले सारे ये बिलावल और मरियम ने करने हैं। आपको बताऊं, दोनों के बारे में मौलाना साहब को खदशा था क्योंकि स्ट्रीट पावर मौलाना फजलुर रहमान के पास है। दोनों इस वक्त जिन्नी भी है, उन्होंने कहा जी, मौलाना ने कहा कि पहले मुझे इस्तेमाल करके नवाज शरीफ मुल्क से बाहर चले गए, अब ये PDM बना के नवाज पीपल्स पार्टी एहतसाब के तलवार से निकल गई है। तो तुम दोनों ने मेरे साथ किया क्या है? ये ऐसे की भी ज्यादती है ये मौलाना को आपके सिलसिले में हमदर्दी होनी चाहिए। दोनों पार्टियों ने इस्तेमाल किया। आजकल तो हमदर्दी के काबिल लग रहे हैं सारे। मगर हजूर ये फरमाइए कि मलिक साहब, आपके पास खबर है कि जरदारी साहब से ज़रा कोई सख्त बात है? देखिए, मैंने ख्वाजा साहब से छोटा सा एक सवाल किया तो उसके पीछे वही खबर है। खबर उन्होंने कहा जी हम बाईकाट भी कर सकते हैं। अब मैं बात कहीं से कहीं ले जा रहा हूँ, अगर आप मुझे आधा मिनट दे दें। 18वीं तरमीम के तहत आप अपनी पार्टी से का जो अगर अदम एतमाद हो तो आप उसके खिलाफ नहीं जा सकते। यही मुझे लग रहा है, यहीं पे जरदारी साहब ने जो शतरंज की नई चाल चली है वो ये चाल चली है कि अगर ये बंदे 18 गायब हो जाए, उन्होंने इंडिकेट भी किया कि हम बाईकाट भी कर सकते हैं। अब आप मुझे बता दें, पंजाब असम्बली में अगर 18 बंदे बाईकाट कर दें किसी भी इजलास का, जी हम मुल्क से बाहर हैं, हम नहीं आते, हम बड़ी करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, तो मुझे बताएं पंजाब तो गया। तो जो लड़ाई चल रही थी ना जरदारी साहब की 3 साल, जो मैं आपको कल परसों भी मैंने कहा था कि नवाज शरीफ ने कहा कि जो जरदारी करता है चुप करके इसको फॉलो करो, अपना लीडर बना लिया, उसका नंबर तुम लाओ, तुम इसके PhD हो, उसकी उनका क्रेडेंशियल बड़े अच्छे। उन्होंने बलोचिस्तान में बड़ी कामयाबी हासिल की थी बाइंग सेलिंग में, फिर उन्होंने जो आपका सेनेट का चेयरमैन है उसमें भी उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन। नहीं, उसमें तो नाकामी हुई थी, ये नहीं वो अदम एतमाद में पहले करने में, पहले सिलेक्शन में की थी, पहले ताकत किसी और की थी, हाथ तो वो अब चले खुल के बात कर लेते हैं। सिर्फ एक चीज़ पे काम बढ़ा हुआ है, नवाज शरीफ ग्रे एरिया में कहीं कुछ होता है या ना हो, वो मैं अब आगे इसकी एक्सप्लेन करूँगा। मियाँ साहब जो मौलाना की लड़ाई क्या चल रही है जरदारी से, उनको लड़ाई ये है कि ताकत और हल्के इमरान के साथ है, तुम जो मर्जी कर लो, कुछ नहीं होना, तुम हमें जलील कराओगे, इससे बेहतर है हम कन्फ्रंटेशन में चले जाएं। कन्फ्रंटेशन का क्या मतलब है, जो भट्टी साहब कह रहे हैं कि स्ट्रीट पावर किसके पास है, मौलाना के पास। अगर लड़ाई होती है तो वैल्यू बनती है मौलाना की, अगर लड़ाई नहीं होती तो मौलाना। अब देखें ना, अब की स्ट्रीट पावर की बात करें, अब जिस तरह हाफिज हुसैन अहमद साहब का बयान आया है, ये जो इराक और उसकी, तो उनको तो उन्होंने कट डाउन साइज कर दिया। एक मैं कमेंट कर दूं, आज ये जो ख्वाजा साहब ने बातें की हैं, अगर इमरान खान का MPA स्वाय करप्शन के डाके चोरियों के जिक्र कर रहा है अपनी हुकूमत के खिलाफ, तो अगर आप समझते हैं कि जरदारी कुछ कर नहीं रहा, फिर मेरी समझ से बाहर है। जरदारी ने साबित कर दिया कि मेरे पास नंबर है, अगर ताकत और हल्के न्यूट्रल कर दो, मैं पाकिस्तान समझते हैं कि जरदारी साहब सबके दिल से चाहते हैं ये कहानी कामयाब हो जाए और हुकूमत में आ जाए। मैं अर्ज करने लगूं काजी साहब, एक तो पीपल्स पार्टी के पंजाब में सिर्फ 6-7 वोट हैं, दीवाने को ख्वाब देखने में कोई हर्ज नहीं। मैं आपको खबर ये दे रहा हूँ कि जरदारी साहब खुद चाहते हैं इमरान खान 5 साल पूरे करे, अगर उसकी हुकूमत जाती है साथ सिंध भी जाएगा। अगर कोई न्यूट्रल ऐसा सेटअप आ जाता, तीसरी ताकत आ जाती है, सबसे ज़्यादा लूज़र तो आसफ अली जरदारी होंगे, उनके ऊपर बड़े हैवी केस है। ये ख्वाजा साहब ना बाईकाट करेंगे। एक बात मेरी आज नोट कर लें, इमरान खान साहब से मुलाकात होगी, गिले शिकवे दूर हो जाएंगे, ये आज नोट करके रख लें, आप ये रिकॉर्डिंग रख लें, अनकरीब मुलाकात होगी। किसके दरमियान? ये ख्वाजा दाऊद सुलेमानी साहब और इमरान खान साहब के कोई भी जिसको वो मुकर्रर करेंगे। तो जरदारी साहब इस वक्त सबसे लूज़र हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब। मुझे बताए ना, बिलावल आसफ अली जरदारी पंजाब में हुकूमत क्यों गिराएंगे? उन्हें क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं। उन्हें क्या मिलेगा? अगर वो हुकूमत गिराएंगे तो सिंध में गवर्नर राज लगाते हुए कितना गो नहीं लगना चाहिए। लीग नून ने उम्मीदें लगा रखी है जरदारी साहब से। उसका सिंपल सा आर्गूमेंट मेरा है, अगर पंजाब हुकूमत जाती है ना तो सेंटर इमरान खान नहीं बचा सकता। अब आप बात कर। नहीं, मेरा मतलब है कि पंजाब को गिरा के वो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आपकी याददाश्त नहीं है। भट्टी साहब नहीं है, मैं बता देता हूँ, नून लीग के 2 अंसारी सब तो ये आ गए हैं ना,
मैंने बताया 180H नवाज शरीफ के घर मीटिंग में उन्होंने कहा हमारे इस बयानी के साथ आप नहीं जा सकते। आप मेरा ख्याल है अशरफ अंसारी साहब की गुफ्तगू भूल गए कि मेरे तरह बहुत सारे हम आवाज़ हैं। पहले तो क्या ये फैसला करना है नून लीग खुद इस बयानिए पे पूरे MPMN मुतहिद है आपस में, यूनिटी है कि फौज और अदलिया को गाली दे के आज जो उन्होंने अजमत सईद के साहब के बारे में कहा है, इन जज से मान जो आजकल सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस है, या इन्होंने भी तो रिटायर होना, कल को इस तरह इनकी भी भट्टी साहब आप मेरे ख्याल दाऊद साहब को भी भूल गए। दाऊद साहब ने भी कहा कि मेरे पास भी 20 बंदे और उन्होंने कहा 8। ये भी मैं आपको बता दूं से 1% कोई एतराज नहीं और मैं रिजाइन देना ना भट्टी साहब वो इखलाकी तौर पे फंसा MPA क्या अपने इमरान के खिलाफ बात कर सकते? सवाल ही अभी आप कह रहे हैं पंजाब वज़ीर-ए-आला के खिलाफ, मेरी बात तो सुने, मेरी बात सुने। 8 महीने पहले की शिकायतें हैं और आपके टीवी के सामने एक MPA मान रहा है कि हमें कोई चले। मैं समझता हूँ हम आगे बढ़ना है, सवाल हमारे बड़े हैं, बड़ी मैं समझता हूँ दानिशमंदाना बात है कि अपनी सियासी जिंदगी और मौत। अच्छा परवेज लाई के बारे में एक बात मैं कह दूं, इमरान आपने जरदारी की बात की थी ना, जरदारी साहब ने कातिल लीग कहा था परवेज लाई को और उसको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। मैं ये कहता हूँ कि मैं समझता हूँ वो तो आसफ अली जरदारी ने नासूर कहा था यार नवाज शरीफ को, हिस्ट्री में जाएंगे ना तो मैं समझता हूँ आपको मुबारक हो कि आप बड़े महफूज हाथों में, और वो हाथ हैं आसफ अली जरदारी। अल्लाह ताला आप पे अपने फजल करम करे। आगे बढ़ते हैं जनाब, ये हैं जस्टिस जो अजमत सईद साहब है। मैं इल्ज़ाम जो लगा रही हूँ वो सुना दें जरा, फिर बात करते हैं आगे। जस्टिस अजमत सईद साहब को कौन नहीं जानता, जिस JIT को बदनाम ज़माना व्हाट्सएप ज़दा JIT के नाम से याद किया जाता है, उसके बानियों में उनका नाम शामिल था। तो वो जो एक मुंतखब वज़ीर आज़म के खिलाफ साजिश थी, उसमें वो बहुत बड़ा उसका हिस्सा थे। जब ये चीज़ ओरिजिनेट की, ये ब्रॉडशीट वाली, उस वक्त वो NAB के ऑफिसर थे, वो उसके लाने वालों में से थे, जो साजिश का एक बहुत बड़ा कि अपने खिलाफ तहकीकात करेगा, क्योंकि वो तो इसमें शामिल रहे। अब ये उन्होंने और भी कुछ संगीन इल्ज़ाम लगाए हैं, वो भी सुनते हैं। मेरा तो ख्याल है कि इज्जत से जस्टिस अजमत सईद साहब को इससे रिक्यूज करना चाहिए अपने आप को, वरना पाकिस्तान की आवाम के सामने फिर कुछ और हकायक जो कि उस वक्त शायद हम नहीं ला सके सामने, फिर वो हमें लाने पड़ेंगे। किस तरह जस्टिस अजमत साहब ने पर्सनली उस वक्त की जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, उसके ऑफिसर्स को किस तरह इन्होंने बुला के डरा के धमकाने की कोशिश की और क्या क्या मैसेजेस दिए, फिर वो तो कौम के सामने चीज लानी पड़ेगी। तो बेहतर है अपने आप को रिक्यूज करना। अब मैं भी आपको एक खबर दे देता हूँ, यहाँ क्या नहीं होता, यहाँ जस्टिस के यूं भी होते हैं। अजमत सईद साहब को जब इन्होंने अप्रोच करने की कोशिश की थी उस जमाने में, मैं उस पर ज्यादा गुफ्तगू मैं बता दूं, नहीं रहने दे। अजमत सईद को किस बंदे के जरिए भेजा गया, मुझे एक साढ़े भी उस्ताद निकले। मैं लाहौर में बूढ़ा हो गया साफत करते करते। अजमत सईद और आसफ सईद खोसे के भाई को अमेरिका से किसने बुलाया? नासिर खोसा को। उसके बाद अजमत सईद के पास 3 अहम 3 शख्सियात नवाज शरीफ ने भेजी और जो ऑफर थी खरबपति होने की ऑफर थी। दूसरा उन्होंने फरमाया मशहूर बदनाम ज़माना JIT, यानी कि उसमें MI ISI FI सारे बदनाम ज़माना थे। आप अंदाज़ा करें आप, और साजिश के जरिए हुकूमत गिराया गया, यानी कि साजिश किसने की? अदलिया इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया ने। मैं खबर सुन लें, खबर देता हूं। आखिरी बात उन्होंने कहा इज्जत से दे दो वरना हकायक सामने लाएंगे। ये धमकियां नहीं है तो और क्या है? मेरे साथ भी शायद नाइंसाफी होती हो, आपके साथ भी, लेकिन हम मुतालबा कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन हम धमकियां देने पे तो नहीं ना आते इदारों। मगर एक बात मैं और भी बता दूं मलिक साहब, नहीं ये हकायक क्या लाएंगे? पहले कह रही थी वीडियो, मैं ये कह रहा हूं कि अजमत सईद साहब इस बात पे और पुख्ता हो गए हैं, वो उन्हें पता है कि उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पे वो सर्व करते रहे। अगर अजमत सईद ने सिर्फ एक बता दूं, अगर नाम बता दिए ना किस किस बंदे ने नवाज शरीफ की तरफ से क्या क्या ऑफर की थी, तो वो भूचाल आ जाएगा। नहीं, हमें इससे कोई फर्क नहीं मैं पड़ता। उस पे हम तो ओपनली कहते हैं हमारी लंदन में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, अगले दिन भूल जाते हैं। और यहाँ पे जो हम जो है वो छोड़ें उस बात को, इनकी क्या अब ये आप क्या समझते हैं? व्हाई वी डाउट पीपल एंड व्हाई वी लाइक आवर ओन पीपल टू बी जजिंग अस? काई साहब पहले तो मेरा कमेंट है कि ये मरियम की बिल्कुल गलत बात है कि आप भी हमारी गंदी बातें ना बताएं, हम आपकी गंदी बातें नहीं बताते। दोनों बताएं। शी ओज टू मी, मैं सिटीजन हूँ, प्राइम मैं हूँ, मैं पाकिस्तान हूँ, मेरे पैसे से चलती हैं अदालतें, मेरे पैसे से ये हुकूमत करते हैं। ये इंतहाई गैर डेमोक्रेटिक बात की है मरियम ने। ये मरियम की जिम्मेदारी कि अगर कोई सिस्टम में खामी है तो वो भी बताए। तो हमारी लॉटरी इसी में है कि वो इनका गंद बताएं, वो उनका गंद बताएं। अब जो दूसरी आपने बात की है भट्टी साहब को मैं जवाब देना चाहता हूँ।
इस पर मुझे कोई शक नहीं। पनामा में एक नाम अगर नवाज शरीफ को आता तो मुझे कोई इतराज़ नहीं था, उसमें 600-700 के नाम थे। अगर 600-700 में एक भी मुझे मुकदमा दिखा दें जो नवाज शरीफ के अलावा हो, एक भी बंदा बता दें जिस पे आपने JIT बनाई हो, मुझे कभी पाकिस्तान की तारीख में कोई सुप्रीम कोर्ट बता दे जिसने इन्वेस्टिगेशन की हो। मुझे जवाब साहब ने बड़ी दूरंदेशी वाली 600 बंदे को आपने ट्रायल नहीं किया, कोई शुबा नहीं। उस पनामा लीक में और कोई वजीर आज़म था नहीं। बाकियों को जायज़ पब्लिकली एक्सपोज मैं थोड़ा सा मेरी नैब का मैंडेट ये है कि पॉलिटिकली एक्सपोज्ड बंदे से पूछा जाता है। मेरी हाई कोर्ट के जज का नाम मैं बता दूं। अब मेरी अर्ज तो कर लें, उन्होंने रिजाइन दे दिया, उसमें 3 दफा कोई और वजीर आज़म नहीं था। अगर है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। बाकी जो 450 है या एक के खिलाफ होनी चाहिए। लेकिन ये अजमत सईद साहब वो है, आसफ सईद खोसा और गालबन मुझे याद नहीं है, एजाजुल हसन ने 2 में कह दिया था इसे उसी वक्त नहल कर दे, पर इन्होंने कहा था नहीं अभी नहल नहीं करना, JIT बनाए। इन्होंने तो उनको फेवर की थी, बिल्कुल बननी चाहिए। लेकिन मुझे बता दें पनामा लीग में और कितने वजीर आज़म थे, कितने वजीर आला थे, मुझे उनके नाम मैंने आपसे सवाल करना। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं कि टाइमिंग क्यों है, पता था फजलुर रहमान साहब उधर से पैसे अगर ले रहे हैं तो उस वक्त उनको पकड़ा जाए। आप टाइमिंग की बात सबको पता। अच्छा, ये जो एस्टेब्लिशमेंट का बयानिया है, ये भी तो सबको पता था कि एस्टेब्लिशमेंट में प्रॉब्लम जो हैं वो अयूब खान के दौर से हैं, ज़िया के दौर में हैं। ये इनको लेट क्यों याद आया? जब नवाज शरीफ साहब 3 दफा प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने क्यों नहीं कहा कि ये अपोजिशन क्या कर, ये एस्टेब्लिशमेंट क्या कर, ये जर्नैल क्या कर? उनको लेट याद आना जायज है, इनको लेट याद। कादी साहब मेरा दिल कर रहा है अजमत सईद साहब को जो ऑफर हुई थी ना 2 जजों को, बताना चाहिए इनको, उनके नाम नहीं, ये मोहतरमा बताए ना, फिर मैं जवाब दूंगा और मरियम साहिबा को कहूंगा मोहतरमा ये शख्स है, इतने बच्चे, हमारा हक है, ये सिटीजन का हक है, बताएं इनका हक है। नहीं हम करते हैं ना तो हम पे ये इल्जाम है, लेकिन खुद ये कह रही है तो मैं तो। अच्छा, हमने आगे बढ़ना है, हमने आगे बढ़ना है। जजों के हवाले से तो आप इनको अपने मुफाद चुप कर जाते हैं, आप सच बताते हैं। जजों के हवाले से तो कोई शक रह ही नहीं जाता। मलिक क़य्यूम साहब को रोज सुना करें, शायद फाका हो जाए। मैं आगे बढ़ता हूं, ये हमें सुनाइए। एक मैं आपको और शॉर्ट सुनवाना चाहता हूं। नून लीग इनको बिल्कुल राह फरार नहीं देगी, शहीद बनने का मौका नहीं देगी, ताकि कल को ये बाहर आके ये ना कह सके कि हमने तो बड़ा काम करना था जी, तो अचानक हमारी हुकूमत गिरा दी गई और हमारे खिलाफ साजिश हो गई और हम ये कर नहीं सके। इनका जो क्या कारकर्दगी, उसका बोझ भी इन्हीं को उठा के अवाम में जाना पड़ेगा। नून लीग इनको राह फरार इख्तियार नहीं करने देगी। ये इतराफ शिकस्त है, इतराफ शिकस्त। मौलाना की गुफ्तगू जो अभी मैं अर्ज कर रहा था, मरियम साहिबा को यकीन हो चुका है कि इमरान खान 5 साल पूरे कर रहे हैं। मैं आपको ये खबर दे रहा हूँ, खबर मेरी ख्वाहिश नहीं है, वरना अदम एतमाद लाना इनका हक है, सुबह ले आए। वो मलिक साहब ठीक कह रहे हैं अगर उनके पास लोग हैं, लेकिन वो कह रही है हम इन्हें भागने नहीं देंगे, इन्हें टाइम पूरा करेंगे। तो मेरे मोहतरम ओ ते घरों मैं आवा सुनिया तू दे मलिक साहब का वो साहब है, वो खुद कह रही है हम हुकूमत नहीं गिरा रहे, ये इन्हीं की रहेगी। तो आप फिर अदम एतमाद कहाँ से आ गया, मुझे ये साबित करें। वो तो मरियम साहिबा की बात सुन लेना। मेरे ख्याल में दिल बर्दाश्त है, एविडेंट हैं। कल तक कहते थे हिलने नहीं देंगे, डेटें दे रहे थे, 4 दिन बाद 5 दिन बाद मैं आपको जवाब आप कहते हैं हम भागने नहीं देंगे। मैं ब्रेक पे जा रहा हूं, जल्दी बताएं। नून लीग को ये रियलाइजेशन हो गया कि अंपायर न्यूट्रल ना हुआ तो हमारे हाथ कुछ नहीं आएगा, उन्होंने मान लिया सीधी सी बात। नून लीग को ये भी यकीन है कि अंपायर न्यूट्रल नहीं होगा तो हमारे हक में नहीं होगा तो हम भी नहीं जाएंगे। मलिक साहब, काजी साहब 30 सेकंड जल्दी। सिर्फ एक मेरी अर्ज है, शहबाज शरीफ और मोहतरम हमजा शहबाज मरियम के बयानिए को आके टीवी पे दोहरा दे तो मैं कहूंगा ये मुस्लिम लीग नून एक ही आज उसके सेम लड़ाई इतनी सी है। एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं कि यार धन हो जुर्म करो साढ़े हक, बात तो इतनी है। एक ब्रेक के बाद आते हैं मुल्क की मैशत किधर जा रही है इस सारी जंग में और लड़ाई में, नीचे लोगों का क्या हो रहा है और बसंत पर पाबंदी लगाना क्या दुरुस्त था। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। मलिक साहब, थोड़ी सी मैशत की बात भी कर लेते हैं। अब देखें ऑक्सफैम की चंद दिन पहले रिपोर्ट आई, इसमें से मैं इंडिया की मिसाल देता हूँ कि इंडिया में जो ऊपर के लोग हैं, जो मालदार लोग, उनकी दौलतों में तो 35% इजाफा हुआ, मगर नीचे की 84% लोग मज़ीद गुर्बत की ज़िल्लत में गिर गए और ये तकरीबन हर मुल्क की कहानी। हमारे सियासी बयानिए में, सियासत में, तहरीकों में ये बयानिया कब आएगा? काई साहब, बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब 2 साल तो हम तीनों को यहाँ बैठे हो गए हैं, कभी हमने यहाँ पे कोई इस्तकामत की बात की है कि हमारी डायरेक्शन क्या है, हमारी मनसूबाबंदी क्या है,
आम आदमी किधर है, हमारे 3 करोड़ बच्चे जो सड़कों पे हैं उसको हमने स्कूल वापस कब लाना है। हमारी तो हर वक्त ये चीन जापानी नहीं खत्म नहीं होती, हुकूमत कब जा रही है, हुकूमत कब जा रही है, वज़ीर आज़म कौन आएगा। जो एक अच्छी खबर है मगर उसमें भी हमारे लिए मायूसी है। IMF की मैं अपना लेटेस्ट एक रिपोर्ट की मैं आपको हवाला देता हूँ, दुनिया के लिए अच्छी खबर है, दुनिया लगता है कोरोना से निकल गई। और उसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग खबर है वो हमारे हमसायों को अगर आप देखें तो इंडिया इस वक्त पूरी दुनिया में कोरोना की सबसे ज़्यादा मेडिसिन बनाने वाला कोरोना इंडिया है। और इंडिया की जो प्रेडिक्शन उन्होंने दी की है वो दिमाग को खिला देने वाली है। 11% ग्रोथ की प्रेडिक्शन कर दी IMF ने, चाइना की कर दी है 8%, अमेरिका की कर दी है 5.1% और वर्ल्ड वाइड जो उन्होंने किया 5.1% पूरी दुनिया ग्रो करेगी। अब वो ठीक है, आपका इख्तलाफ हो सकता है, ये अमीरों की दुनिया में उससे नहीं लड़ता। अपने बात करें, एक हमसाया का मैंने बता दिया, श्रीलंका 4%, अफगानिस्तान 3%, बांग्लादेश हमसे आ गया। हम पूरी इस दुनिया में इसमें लोएस्ट पे आए हैं 1. मैं बड़ी साहब टाइम का बड़ी साहब ये सवाल आपकी तबीयत के मुताबिक है और आपकी जो है, हमने जब देखा कि ऊपर जा रही थी मैशत, हर जगह पे नंबर बड़े अच्छे थे, गरीब जिल्लत में जा रहा था, इसकी क्या वजह है? काजी साहब, ये वर्ल्ड बैंक को या हमारे सर्वे ये लफ्ज़ों के गोरख धंधे हैं। मैशियत किस पे जा रही थी, गर्दी करसे कितने हैं, मुझे तो इतना पता है, जितना जाती उमरा है, जितना बिलावल हाउस है, जितना बनी गाला है, मुल्क की 98% आबादी उस जगह को देखने का ख्वाब भी नहीं देख सकती। 2-3 आपके घर में रोटी नहीं है खाने को, हाँ, पहनने को लिबास नहीं है, पढ़ने के लिए बच्चे तालीम नहीं है, इलाज के लिए डॉक्टर नहीं तो है। आपके ग्रोथ रेट चाटने हमने, ग्रोथ के गोरख गंदे ये शेख क्या। अच्छा बड़ी साहब, एक बीच में सवाल और आ गया, वक्त बड़ा कम है यार। हमारे पास खुशियों के थोड़े से लंबे होते हैं, कभी हॉकी जीत जाते थे, कभी क्रिकेट, कभी बसंत भी थी, बंद कर दिया। पहले शहबाज शरीफ साहब ने बंद किया, फिर आगे उससे पहले एक और यहाँ पे नाजम होते थे, उन्होंने बंद किया। तो ये खुशियाँ क्यों नहीं हम बाल करते? देखिए, ये बड़े जालिम हैं जिन्होंने ये धाती गोल डोर बनाई, उसे खत्म करनी, उसको पुलिस पकड़े ना, अदरवाइज खुदा ना खासा एक्सीडेंट हो रहे हैं, गाड़ियाँ तो नहीं बंद की जा रही। ये हुकूमत को चाहिए कि रूल ऑफ लॉ को यकीनी बनाए। कमेंट लास्ट। काजी साहब, ये सोने की मुर्गी थी, अंडे देने वाली मुर्गी थी, आपने डोर नहीं पाबंदी की, जो हुकूमत का काम था, डोर को पकड़े, फांसी दो उनको। 100 अरब का सिर्फ एक महीने का जो बिजनेस बढ़ता था वो लाहौर शहर में बढ़ता था, और एक शाम को, उस जमाने की मैं बात कर रहा हूँ 20 साल पहले, एक 5 अरब का बिजनेस था इस शहर में। कोई मुझे इंडस्ट्री बता दे, गाड़ियाँ, ट्रैफिक, होटलिंग, रेस्टोरेंट, म्यूज़िक, मतलब दुनिया की तारीख में ये वाहद लाहौर शहर को ये एजाज़ हासिल है जिसने रात को बसंत इजाद की। ये इजाद है। मैं मलक साहब को सेकंड करता हूँ। देखिए, चंद सियासतदानों के गोरख धंधे और लूटने ने ना हमसे हमारा कल्चर छीन लिया, लाहौर छीन लिया। हमारी क्या एंटरटेनमेंट थी, पतंग उड़ा ली, लतीफे सुनाते, 1 रुपया नहीं लगता था, तबाह कर दिया हमें पैसे के। मैं ये नहीं कह रहा कि हम कोई मामूली लोग हैं, अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तानी होने की बड़ाई वकार है। मुझे कोई याद नहीं, बरतानिया, अमेरिका, फ्रांस, कोई सफीर मैंने जिंदगी में पहली दफा देखा था वो लाहौर में जगह के लिए रिक्वेस्ट करते थे कि हमें बसंत के लिए जगह दे दी। ये ट्वीट पढ़ ले अमेरिकन एम्बेसी का। पाकिस्तान की जो रिस्पेक्ट बढ़ी, जो डिजायरेबल इमेज बना दुनिया में, जो हमारा तासर गया कि हम खुश रहने वाले लोग हैं, दूसरे से मुझसे मोहब्बत करने वाले लोग हैं, हमने सबको कत्ल कर दिया, डोर को कत्ल नहीं किया, मुजरम को नहीं पकड़ा, पूरा हमने फेस्टिवल ही कत्ल, शहरों को बेकैफ बना दिया, खाने बना दिए इन्होंने। छोटी छोटी जो खुशियां थी ना, हाँ, जो उधर हलाकतें होती थी, सख्त तकलीफ दे, उस हलाकतों की वजह को रोकते, बिल्कुल सही, डोर को रोकते जो दाती तार थी। आप टोटल मुल्क में छुट्टी दे दें कि भाई एक दिन बसंत मना लें, लेकिन एक नाहकजार भी नहीं जाना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती है अपने अगला जो जुल्म किया। अब अमेरिका से जो पाकिस्तानी ये सब कॉन्टिनेंट के लोग हैं, पता है आपको, पतंगे ये डोर वगैरह इंडिया से ले रहे हैं, बांग्लादेश से ले रहे हैं, हमने वहां से भी अपना नहीं। आप जब बनाने वालों को छापे मार के पकड़ेंगे तो मैं गरीब आदमी बच्चों की रोटी कमानी है, बजाय 50,000 सब कारीगरों को कत्ल कर दिया। मगर जाते जाते एक बात कहूँ, ये आपके सारे ग्रोथ रेट 2 नंबर है, क्या कोई ऐसा गुटी याद होगा जिसमें गरीब आदमी की बेहतरी हो? क्योंकि ग्रोथ ऊपर जा रही हो, नीचे जा रही हो, माल ऊपर ही जाता है, ये नीचे कब आएगा? जब तक नीचे नहीं आएगा अमन नहीं होगा। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।